अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फ़राज़ अहमद और हम कंटिन्यू करेंगे आगे हमारे फ़िलासफ़र्स के साथ, क्योंकि वी आर डन विद ऑल ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। और आगे हमारे पास जो चीज़ है जो कि हमारा मेजर फोकस पॉइंट होता है फ़िलासफ़ी के अंदर, दैट इज़ फ़िलासफ़र्स। तो फ़िलासफ़र में सबसे पहले हमारे पास प्लेटो है। तो बच्चों, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर समझने वाली वो ये है कि जब भी ये बात जहन में रखिएगा, जब भी हम फ़िलासफ़र को पढ़ेंगे तो उस फ़िलासफ़र को पढ़ने के लिए उसके कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जाना बहुत ज़रूरी है। जिस एरा में उसने वो फ़िलासफ़ी दी थी, उन हालात और वाक़यात को, उस एनवायरनमेंट को विजुअलाइज़ करना अपने ब्रेन में, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि जब तक हम उसके हालात, वाक़यात, उसकी कॉनोटेशंस को नहीं देखेंगे, हमें नहीं समझ आएगी कि उसने वो फ़िलासफ़ी क्यों दी। तो हम जब अपने फ़िलासफ़र के कंटेम्प्रेरी हालात को पढ़ लेंगे, उनके सारी लाइफ कंडीशंस को पढ़ लेंगे, तो हमें एक बहुत ही क्लियर स्केच पैदा हो जाएगा हमारे जहन के अंदर कि इस फ़िलासफ़र ने ऐसी फ़िलासफ़ी दी तो दी क्यों, व्हाट वर द रीज़न्स। तो प्लेटो जो है वो हमारा फर्स्ट फ़िलासफ़र है। ही इज़ द फर्स्ट ग्रीक फ़िलासफ़र। ही वाज बॉर्न इन एथेंस 427 BCE, बिफोर कॉमन एरा और बिफोर क्राइस्ट। हज़रत ईसा के आने से पहले 427 साल पहले प्लेटो जो है वो पैदा हुआ एथेंस के अंदर। प्लेटो का असल नाम प्लेटो नहीं था, इसका असल नाम था अरिस्टोटल्स। अरिस्टोटल्स इसका असल नाम था। और प्लेटो इसको क्यों कहते थे? बिकॉज ही हैड ह्यूज शोल्डर्स, हैवी वेट बॉडी और मस्कुलर था बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से उस वक्त में प्लेटो एक ग्रीक ज़ुबान में उस लफ्ज़ के उस बंदे के लिए इस्तेमाल होता था कि जो कि बॉडी बिल्डर हो। तो इस वजह से इसका जो नाम रखा गया वो प्लेटो रख दिया गया। अब हुआ क्या, पहले प्लेटो जो है वो एक बहुत ही मतलब कि एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता था, अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करता था। और यहाँ पर उसकी जो वालदा का हिसाब से शजर नसब है वो 2-3, अगर हम पीछे चले जाएं सेंचुरीज, तो वो जाकर किंग से जो है उनका शजर नसब मिलता था। तो यहाँ पे जो प्लेटो था उनका ब्लड लाइन बहुत ही रॉयल ब्लड लाइन जो है वो समझा जाता था। और इसलिए उन्होंने अपने आप को आरास्ता किया अपने एजुकेशन के साथ। उनके पेरेंट्स ने जो है उनको कहा कि आप मतलब कि पूरा एक्लेमेटाइज़ किया एजुकेशन के हवाले से। प्लेटो जैसे ही बड़े होते गए तो उनकी एफिलिएशन जो है उस वक्त के बहुत ही मेजर नाम सोक्रेटिस, जिसको हम सुकरात कहते हैं उर्दू में, उसके साथ एसोसिएट हो गया। और प्लेटो ने जो है बहुत ही जल्द वहाँ पर सोक्रेटिस की जो उसके साथ एफिलिएशन थी वो अटेन कर ली, स्टूडेंटशिप अटेन कर ली। अब उस दौर के अंदर बच्चों आप खुद देखो, हम हज़रत ईसा से 427 साल पहले की बात करें, कोई वहाँ पर पंखे, लाइटें, नेट टेक्नोलॉजी, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स नहीं थे। छोटे छोटे घर बने होते थे, एक कच्चा पक्का सा सैनिटेशन सिस्टम था। इस तरह के हालात आपने विजुअलाइज़ करने हैं। अब उन हालात के अंदर क्या होता था कि जो हमारे पास करंट जो हमारे पास थीम है ना एजुकेशन सिस्टम का, ऐसा नहीं होता था। वहाँ पर जो टीचर है और स्टूडेंट वो बैठ के डायलॉग्स करते होते थे कि हम आज डिस्कस करेंगे कि हाउ नेचर इज़ फॉर्म्ड। तो वो अपने आर्गूमेंट्स देगा, वो अपने आर्गूमेंट्स देगा, और इस तरीके से जो है वो चीज़ों को सीखते होते थे एक दूसरे से और पढ़ते होते थे, जांच पड़ताल करते होते थे। तो इसी सारी असना के अंदर अब क्या हुआ कि सोक्रेटिस ने जो रिसर्च की डोमेन थी उसको जब अटेन करना शुरू किया, तो वहाँ पर उन्होंने एक फ़िलासफ़ी दी जिसको उस वक्त के लोगों ने मानने से इनकार कर दिया और कहा कि आप हमारा जो ईमान है उसको ख़राब करना चाह रहे हैं। वो फ़िलासफ़ी क्या थी? वो यही था कि आपका हीलियोसेंट्रिक मॉडल टू जियोसेंट्रिक मॉडल, मतलब कि उस वक्त के लोग ये यकीन रखते थे कि जो अर्थ है वो स्टेशनरी है और जो दुनिया है, बाकी प्लैनेट्स और सन, वो उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। इसको कहते हैं हीलियोसेंट्रिक मॉडल, जियोसेंट्रिक मॉडल। तो लेकिन जो सोक्रेटिस ने दिया वो कहता था कि जियोसेंट्रिक नहीं है मॉडल, हमारा हीलियोसेंट्रिक है। हीलियो कहते हैं मतलब सोलर को, कि मतलब सन जो है इट इज़ इन द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी, इट इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, और बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो हमारे सन के अगेंस्ट जो है अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। सन स्टेशनरी है, अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है, जबकि उस वक्त के लोग समझते थे कि अर्थ स्टेशनरी है और बाकी सारी चीज़ें रिवॉल्व कर रही हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट चेंज किया, तो इस बहाने के ऊपर, इस वजह से उस वक्त के लोगों ने सोक्रेटिस को जहर का प्याला पीने की सज़ा दी। जो सोक्रेटिस ने बहुत हंसते हंसते पी लिया, उसने कहा मुझे कोई मसला नहीं है, आप लोग जाहिल हो, आप लोग जाहिल बन गए रहो, मैं तो अपने खुदा से मिलने जा रहा हूँ।
ये जब इंसिडेंट हुआ तो प्लेटो 28 साल का था, यानी 399 बिफोर क्राइस्ट के अंदर हम आ गए हैं। अब इस इंसिडेंट ने प्लेटो को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया मेंटली, और वो एथेंस छोड़कर चले गए। 12 साल तक वो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जो है इल्म को तलाश करते रहे। सीरिया, इजिप्ट, आपके तुनीसिया, ये जितने भी हमारे मेजर आपके मिडिल ईस्टर्न और उसके अलावा यूरोपियन और अफ्रीकन कंट्रीज से, वहाँ पर उन्होंने सफ़र किया। वापस आए तो वापस आकर फिर उन्होंने कोशिश की जो एथेंस का किंग है उसके बेटे को समझाएं सिखाएं कि एक अच्छा इंसान कैसे बना जाता है, लेकिन टू नो अवेल। फिर उन्होंने तंग आकर अपनी एक एकेडमी खोली एथेंस के अंदर ही, और वहाँ पे तालीम देना शुरू कर दी। अब इन सब चीज़ों के पीछे आप देखें कि प्लेटो वो बंदा था जो कि आइडियलिज्म को पसंद करता था, क्योंकि उसका उस्ताद एक आइडियल उस्ताद था, ठीक है। वो एक आइडियल स्टेट बनाना चाहता था। उसका खुद का जो एक जोश जो वलवला था प्लेटो का, वो चाहता था कि मैं पॉलिटिक्स के अंदर जाऊं और लीड करूं एथेंस के लोगों को इनटू द परफेक्शन। बट जब उसका उस्ताद की डेथ हुई तो वो उस सपने को जो है परसू नहीं कर सका, और अल्टीमेटली ही लिव्ड द लाइफ ऑफ ए फ़िलासफ़र। और यहीं से हमारे पास उनकी फ़िलासफ़ीज़ होती हैं। तो जब हम अब पॉलिटिकल साइंस के अंदर जब हम फ़िलासफ़ीज़ को पढ़ते हैं प्लेटो की या किसी भी फ़िलासफ़र की, तो हम पॉलिटिकल फ़िलासफ़ीज़ को पढ़ते हैं, क्योंकि एक फ़िलासफ़र ने काम तो बहुत सी डोमेन्स के ऊपर किया, क्योंकि उस वक्त में उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता था। एंड पॉन्डर अपॉन कॉस्मोलॉजी होती थी, ऑन्टोलॉजी होती थी, एपिस्टेमोलॉजी है, रैशनलिज्म है, एम्पेरिसिज्म है, टेलियोलॉजी है। डिफरेंट डोमेन के अंदर आपकी फ़िलासफ़ी जो है वो इमर्ज आउट होती है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ वही डोमेन पढ़ेंगे जो हमारे पॉलिटिकल साइंस से ओवरलैप करती है। अगर किसी ने पूरी फ़िलासफ़ी पढ़नी है तो फ़िलासफ़ी की प्लेलिस्ट पे चला जाए, वहाँ पर पूरे लेक्चर जो है फ़िलासफ़ी के हर फ़िलासफ़र के वो अपलोडेड हैं। तो सबसे पहले अब हमने देख लिया कि प्लेटो पैदा हुए 427 को। इनमें 3 इनकी प्रोमिनेंट बुक्स हैं, जिनका नाम द रिपब्लिक, ठीक है, द पॉलिटिक्स और द लॉज। ये 3 किताबें इन्होंने लिखी। द रिपब्लिक जो है वो 386 बिफोर क्राइस्ट के अंदर लिखी, और इसके अंदर इन्होंने मेटाफिजिक्स, एथिक्स, एजुकेशन और पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी अपनी रिपब्लिक के अंदर ही दी। और यही वो सवाल है जो पूछता है आपका एग्जामिनर CSS या PMS के अंदर के डिटेल, गिव द डिटेल ऑफ द प्लेटोज रिपब्लिक, प्लेटो की रिपब्लिक के बारे में मुझे बताएं। या वो आपसे पूछ लेते हैं कि प्लेटो का जो उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फ़िलासफ़ीज़ हैं, मतलब कि थ्योरी ऑफ एजुकेशन वो पूछ सकता है, थ्योरी ऑफ जस्टिस वो पूछ सकता है, थ्योरी ऑफ स्टेट वो पूछ सकता है, और वेरी माइन्यूट चांसेस हैं कि वो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म पूछ सकता है। ये 3-4 थ्योरीज़ हैं प्लेटो की जो हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ते हैं। थ्योरीज़ को प्रॉपर्ली स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि हम देखें कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ द फ़िलासफ़ीज़ ऑफ ए फ़िलासफ़र। एक फ़िलासफ़र की फ़िलासफ़ीज़ की जो बेस है वो क्या, मतलब व्हाट आर द फाउंडिंग स्टोन्स, उसने क्यों ऐसा सोचना शुरू किया। तो मतलब हमने जब भी एक घर को ये देखना है कि ये 20 मंजिला बन सकता है या 10 मंजिला बन सकता है, हम उसकी फाउंडेशंस देखते हैं। इसी तरीके से हम एक फ़िलासफ़र की बेसिस देखते हैं कि ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि उसकी सोच कहाँ तक गई होगी। तो सबसे पहले हम जो बेसिस पढ़ेंगे फ़िलासफ़ी की आपके प्लेटो की, वो है डॉक्ट्राइन ऑफ आइडियाज़ या रियलिटी। कि आपका जो आप प्लेटो है उसको हम कहते हैं ही वॉज एन आइडियलिस्ट, एक आइडियल फ़िलासफ़र था। आइडियलिज्म को वो विजुअलाइज़ करते थे, और उन्होंने कहा था कि जो हमारे पास अगर हम फ़िलासफ़ी को देखें तो फ़िलासफ़ी कहती है आपके थ्योरी ऑफ नॉलेज यानी एपिस्टेमोलॉजी के अंदर या एम्पेरिसिज्म या आपका रैशनलिज्म, मतलब या तो दिमाग से आप सोचोगे या अपने सेंसेस से सोचोगे, टच, टाइप और योर आई साइट, योर हेयरिंग, योर स्मेलिंग, ये 5 हमारी सेंसेस होती हैं, फील करना। तो वो कहते हैं कि जनाबे वाला नहीं, हम जो सबऑर्डिनेट होते करते हैं अपने आप को, ये करते हैं कि सेंसुअल जो वर्ल्ड है, जो हम चीज़ें सेंस करते हैं, दिस इज़ नॉट रियल वर्ल्ड। हमारी जो जहन है, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो आइडिया है, हमारा जो चीज़ है, थॉट है, माइंड है, दैट इज़ द रियल वर्ल्ड, ठीक है। जो चीज़ें हम परसीव कर सकते हैं, जो चीज़ें हम सोच सकते हैं, जो चीज़ें हम उनका जो है एक एस्टिमेशन अपने जहन में बना सकते हैं, वही असल दुनिया है। बाकी जो दुनिया है हमारी सेंसेस वाली असल नहीं है। इसकी एग्जांपल क्या है, मतलब कि आप देखेंगे बाज़ औक़ात हम सड़क पर जा रहे होते हैं तो सूरज का रिफ्लेक्शन लगने से सड़क के ऊपर हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे पानी है, ठीक है। अब वो क्या हो रहा है, वो पानी का उस सड़क के ऊपर गिरते देखना, वो हम अपनी आँख से, अपनी सेंस ऑफ साइट से जो है विजुअलाइज करें, परसीव करें, तो कहते हैं धोखा दे रही है हमारी आँख हमें। हम जहाँ तो जब तक वहाँ पहुँचते पानी नहीं होता, दैट इज़ जस्ट अ रिफ्लेक्शन। तो हमारी जो सेंसेस हैं वो डिसेप्टिव हैं, वो हमें सही तरीके से चीज़ों का अंदाज़ा नहीं दे सकती। तो यहाँ पर वो आगे मूव करते हैं, और आगे मूव करते हुए कहते हैं कि जो हमारे आइडियाज़ हैं वो उनको अगर हम देखें, विजुअलाइज करें, तो ही हमें सही दुनिया का, सही चीज़ का हिसाब किताब होता है। तो पहली बेस जो प्लेटो की है वो आइडियलिज्म के, ही वॉज एन आइडियलिस्ट फिलोसफर, वो चीज़ों को आइडियलाइज करते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि विर्चू इज़ नॉलेज की डॉक्ट्राइन दी आपके प्लेटो ने। दिस डॉक्ट्राइन वॉज बेसिकली इंटरप्टेड फ्रॉम द सोक्रेटिस कि विर्चू इज़ नॉलेज। वो कहते हैं कि विर्चू क्या है, नेकी क्या है। नेकी जो है वो इल्म है। नेकी इल्म कैसे है, इस बात को बहुत ही तसल्ली से समझना है और सुनना है कि विर्चू इज़ नॉलेज के अंदर आपका प्लेटो ये कहता है
कि आप नेकी तब ही करोगे जब आपको उस नेकी करने का इल्म होगा, आपको पता होगा कि सदका करने से, खैरात करने से मुझे सवाब मिलेगा, तब ही आप सदका खैरात करोगे ना। अगर आपको नहीं पता कि आपको सदका खैरात करने से सवाब मिलेगा तो कैसे आप सदका खैरात करोगे ना, नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं है। तो जो विर्चू, जो नेकी आप करते हो, दैट इज़ टोटली बेस्ड अपॉन योर नॉलेज। जिस चीज़ का आपको इल्म होगा और इसको आप इंप्लीमेंट करना शुरू कर दोगे रियल टाइम के अंदर, दैट विल कीप ऑन बिकमिंग योर विर्चू। नॉन मुस्लिम को देख लें, नॉन मुस्लिम को नहीं पता कि चैरिटी करने से अल्लाह ताला जो है वो खुश होता, तो वो नहीं करते। बहुत सी हमारी ऐसे रिलीजन है जो बहुत ही ऑर्थोडॉक्सी के हिसाब से चलते हैं, तो वो यही बात कर रहा है कि आपको चीज़ों का जब पता लगेगा, जब आपको इल्म होगा, तभी आपको पता लगेगा कि अच्छा काम क्या है, बुरा काम क्या है। तो विच इज़ नॉलेज। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड बेस है आपके प्लेटो की, दैट इज़ द ऑर्गेनिक कंसेप्शन ऑफ द स्टेट। ऑर्गेनिक कंसेप्शन ऑफ द स्टेट के अंदर हम बात करते हैं बच्चों कि जो एक ऑर्गन होता है लाइक अ ह्यूमन बीइंग, दैट इज़ एन ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो काम कर रहे हैं, ब्रेन है, हार्ट है, लीवर है, किडनीज हैं, लंग्स हैं। इन ऑर्गन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से हमारा जो बॉडी है वो सक्सेसफुल रहता है, हमारा कामयाब काम करता है। तो इसी तरीके से आपकी जो स्टेट है उसके भी डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, और डिफरेंट ऑर्गन्स जब काम करेंगे सही तरीके से तो ही वो स्टेट जो है एक सक्सेसफुल स्टेट बनेगी, अदरवाइज़ नहीं बनेगी। अब यहीं से वो एनालॉजी क्रिएट कर रहा है बेसिकली एक स्टेट के अंदर और एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। ऑर्गेनिज्म की 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहला होता है उसको भूख लगती है, ठीक है, भूख लगती है, वो उन्हें खाना खाना होता है, तो वो उसका स्टमक जो है उसको खुराक से वो इंग्रेडिएंट्स जो है एक्सट्रैक्ट आउट करके देता है जिससे वो जिंदा रहता है। तो पहला तो इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है हमारी बॉडी का, दैट इज़ द एपेटाइट, दैट इज़ द बेली, पेट। उसके बाद हमारा जो दूसरा ऑर्गन है वो है हमारा हार्ट। हमारा हार्ट हमें बताता है कि हमने करना क्या है। इन द सिचुएशन ऑफ केओस हमने फाइट और फ्लाइट, हमने भागना है या लड़ना है, तो हमारा हार्ट जो है वो बेसिकली हमें ब्रेव या हमें कावर्ड बना रहा होता है। थर्ड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इज़ ब्रेन, अवर माइंड, कि हमारा दिमाग ही जो है बेसिकली पूरी बॉडी को चला रहा है। डिफरेंट ऑर्गन्स के दरमियान ये रिलेशन कायम किए हुए और परसीव किए हुए डिफरेंट चीज़ों को एक साथ। इसी तरीके से अब जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो इन 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी स्टेट भी ऐसा ही 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। पहली चीज़ क्या है, स्टमक। स्टमक क्या है, मतलब कि हमारी स्टेट के अंदर वो क्लास होगी जो कि बच्चों प्रोडक्शन कर रही होगी, ठीक है, मतलब कि हमारे फार्मर्स, फेजेंट्स, हमारे बिजनेस कम्युनिटी, हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट कम्युनिटी, ये सारे हमारे क्या है, ये हमारी प्रोडक्शन है, पैसा छाप रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं। दूसरी हमारे पास जो क्लास है अवर हार्ट, फाइट और फ्लाइट, दैट इज़ अवर आर्मी, अवर मिलिट्री। मिलिट्री का काम होता है प्रोटेक्शन ऑफ द बॉर्डर्स। थर्ड इज़ अवर ब्रेन, दैट इज़ द फिलोसोफर किंग। आपका जो रूलर है उसका ये काम है कि उसने सोचना है और कौम के लिए जो बेहतर काम है वो करना है या नहीं करना। तो इसी तरीके वो उसकी जो बेस है फिलॉसफी की वो है ऑर्गेनिज्मिक कंसेप्शन ऑफ द स्टेट, कि कैसे स्टेट जो है एक ऑर्गन से के साथ एनालॉजी में अपना रब्त कायम करते हो। जैसे एक ऑर्गेनिज्म सक्सेसफुली काम करता है इसी तरीके से एक स्टेट को सक्सेसफुली काम करना चाहिए। इसको हम आगे पढ़ते हैं डिटेल के अंदर। देन सोशलिज्म। आपका जो प्लेटो था, ही वॉज द फर्स्ट वन टू गिव द आइडिया ऑफ द सोशलिज्म। उन्होंने हमें प्रॉपरली जो है उतनी डिटेल में नहीं समझाया वो हमारा सोशलिज्म जितना हमें कार्ल मार्क्स ने समझाया, बट ही वॉज द फर्स्ट वन टू यूज़ द वर्ड एंड टू गिव द कॉनोटेशन ऑफ द सोशलिज्म, इक्वल राइट्स एंड क्लासलेस सोसाइटी, ऑल दैट। तो ये कहते हैं सोशलिज्म होनी चाहिए, मतलब एक कौम ऐसे बंधी हो एक दूसरे के साथ, दैट ऑल शुड रिजॉइस टुगेदर एंड ऑल शुड फील पेन टुगेदर। सबको एक साथ ही खुशी हो, एक साथ ही गम हो, सब एक चीज़ के ऊपर खुश हों और एक चीज़ के ऊपर ही उदास हों। इस तरीके से लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो एक साथ कनेक्टेड हों। देन लेयर इज़ एसेंशियल टू विजडम। अब वो कहता था स्लेवरी के हवाले से कि लेयर टाइम आपका होना बहुत आपके पास ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास आपका लेयर टाइम नहीं होगा, एक्स्ट्रा टाइम नहीं होगा, आपके पास वेलट वक्त नहीं होगा अगर आपके पास, तो आप सोचोगे कैसे, जो ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स उनको कैसे हाईलाइट करोगे, उनके ऊपर कैसे अपने पॉन्डरिंग का प्रोसेस बिगिन करोगे। तो लेयर टाइम इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द विजडम। उसके बाद लास्ट इज़ योर जस्टिस, कि जस्टिस जो है इट वॉज द कॉर्नर स्टोन ऑफ द प्लेटोज आइडियोलॉजी, प्लेटोज फिलॉसफी, कि वो कहता था कि अगर आपके पास जस्टिस नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहीं पे हम बात करते हैं कि जस्टिस इज़ द टॉप प्रायोरिटी ऑफ द प्लेटो, के वो कहता था जस्टिस जो है वो हर हाल में प्रिवेल करना चाहिए ना सोसाइटी। अगर आप चाहते हो एक सोसाइटी जो है वो कामयाबी से काम करती रहे अपने, तो उस सोसाइटी के अंदर जो है इंसाफ होना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद बच्चों हम आगे चलते हैं। आगे हम जब चलते हैं तो हम देखते हैं
कि हमारा जो प्लेटो था उसने जो फ़िलासफ़ीज़ दी वो किस हवाले से दी। हमने बताया आपको कि तीन जो हैं वो कुछ जो है उसकी बेसिस ऑफ फ़िलासफ़ी थी। अब उसकी तीन मेजर फ़िलासफ़ी है, एजुकेशन, स्टेट एंड योर जस्टिस। तो हम स्टेट से स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आपके लिए चीज़ें समझना आसान हो, फिर हम एजुकेशन पे आएंगे एंड देन वी विल कन्फाइंड अवर लेक्चर एंड अवर लेक्चर विद द जस्टिस। तो यहाँ पे क्या है बच्चों कि प्लेटोज रिपब्लिक या आइडियल स्टेट जो है उसके अंदर वो कहता है कि तीन क्लासेस होते हैं, जिस तरह अभी मैंने आपको ऑर्गेनिज्म कंसेप्शन में बताई। तो कहता है लॉइन ये बैली होती है। बैली क्या चीज़ इंडिकेट करी होती है? एपेटाइट, भूख लगी है। और इस भूख को कौन ख़त्म करते हैं? लेबर्स, इंडस्ट्रीज, बिजनेसमैन। सेकंड इज़ अवर हार्ट। हार्ट क्या चीज़ विजुअलाइज करता है? करेज और स्पिरिट, इससे हमारी सोल्जर्स या मिलिट्री क्लास। एंड थर्ड इज़ अवर ब्रेन, दैट इज़ द रीज़न और नॉलेज। तो ये चीज़ कौन विजुअलाइज करता है? हमारा ब्रेन, हमारा जो माइंड है वो इस चीज़ को विजुअलाइज कर रहा होता है। तो ये तीन बेसिकली हमारे पास क्लासेस में डिवाइड कर दिया आपके प्लेटो ने आपकी सोसाइटी को, कि उसने कहा देयर आर 3 क्लासेस इन अ सोसाइटी। एक सोसाइटी के अंदर, एक स्टेट के अंदर 3 क्लासेस जो हैं वो हो सकती हैं। नंबर 1 योर एपेटाइट, नंबर 2 इज़ योर करेज, नंबर 3 इज़ योर नॉलेज या रीज़न। ठीक है, एपेटाइट, करेज या स्पिरिट या रीज़न, ये 3 क्लासेस हो सकती हैं। अब इनके वो बताता है जनाबे वाला फंक्शंस, के व्हाट शुड बी द फंक्शंस ऑफ एन आइडियल स्टेट। तो आइडियल स्टेट के अंदर वो कहता है दीज आर द फीचर, मतलब अगर वो पूछता है आपसे सवाल कि आप प्लेटो की आइडियल स्टेट को या रिपब्लिक को एक्सप्लेन कर दें, तो आपने यहीं से स्टार्ट करना है। आपने उसकी बताना है कि दीज 2 to 3 आर द बेसिस। उसके बाद आपने बताना है कि प्लेटो जो है उसकी 3 क्लासेस के अंदर उसने डिवाइड किया अपनी स्टेट को, और उसके बाद उसके फीचर्स के ऊपर एक एक पैराग्राफ लिख के यू विल वाइंड अप योर क्वेश्चन। तो यहाँ पे सेलेंट फीचर्स ऑफ द आइडियल स्टेट के अंदर हम जब बात करते हैं, फर्स्ट हेडिंग आपकी बनेगी बच्चों रूल ऑफ द फिलॉसफी। कि आपको प्लेटो ने कहा था कि आपकी सोसाइटी के अंदर जो रूल होगा, जो अथॉरिटी होगी टू रूल द स्टेट, ही विल बी द फिलोसोफर। फिलोसोफर होगा, उसको हम स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक पढ़ाएंगे और फिर उसने आके आपकी हुकूमत चलानी है। ये आपको बात क्लियर हो जाएगी। अभी मैं थ्योरी ऑफ एजुकेशन जो है वो पढ़ाता हूँ आपको, उसके अंदर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देन हमारे पास जो बात करता है अगला, दैट इज़ नो अनक्वालिफाइड एब्सोल्यूटिज्म। कोई अनक्वालिफाइड एब्सोल्यूटिज्म नहीं होगी, मतलब एब्सोल्यूटिज्म होगी हमारे पास, मतलब जो किंग आएगा उसके पास पावर ज़्यादा होगी, वो चीज़ों को मेंटेन करेगा, लेकर चलेगा, उसको आप इतनी आसानी से ओवरथ्रो नहीं कर सकते। लेकिन अनक्वालिफाइड नहीं होगी, मतलब वो क्वालिफाई करके आएगा। मतलब अगर जो भी हमने एक सेट क्राइटेरिया रखा हुआ, जिस तरह हमने पाकिस्तान के अंदर रखा है कि MNA MPA कौन बन सकता है? जिसने BA किया हो, तो वो क्वालिफाइड है। तो इसी तरीके से हमारे पास फिलोसफर कौन बन सकता है? हमने सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर दिए। अब उन रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर जो पूरा उतरता है, ही हैज़ द अथॉरिटी टू बिकम द एब्सोल्यूटिज्म, मतलब कि आपका किंग बनने का, फिलोसोफर किंग बनने का, रूलर बनने का स्टेट का, उसको हक हासिल हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि रूरल कंट्रोल ओवर द सिस्टम ऑफ एजुकेशन, के आपका जो एजुकेशन होगा दैट वुड बी स्टेट कंट्रोल। ये क्यों दी आइडियोलॉजी आपके प्लेटो ने? क्योंकि उस वक्त जो एथेंस थे उनकी टसल थी विद द स्पार्टन्स, और स्पार्टन्स ने एक वक्त ऐसा आया कि आपके ग्रीक्स को हरा दिया, एथेंस को हरा दिया। अब जब एथेंस को उन्होंने आया तो आपके प्लेटो ने विजुअलाइज किया कि व्हाट आर द रीजंस। तो उन्होंने देखा वहाँ पर जो एजुकेशन है दैट इज़ प्राइवेट एजुकेशन, दैट इज़ गवर्नमेंट ऑन एजुकेशन, और एथेंस के अंदर है प्राइवेट एजुकेशन, दैट इज़ द मेजर फ्लॉ। इसको हम फर्दर इलेबोरेट करेंगे थ्योरी ऑफ एजुकेशन के अंदर। तो आपका जो कंट्रोल है एजुकेशन का वो किसके हाथ में होना चाहिए? आपकी स्टेट के हाथ में होना चाहिए। उसने देखना है कि कौन सी एजुकेशन हमें कैसे विजुअलाइज करनी है। उसके बाद जस्टिस कैसे होना चाहिए? जस्टिस की कॉनोटेशन ये है आपकी आइडियल स्टेट के अंदर कि गिव ईच मैन विच इज़ ड्यू टू हिम। हर बंदे को हमने वो देना है जो उसका ड्यू हक है, जो उसको हक है, मतलब नेचुरल राइट्स है या हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो भी हमारे राइट्स हैं वो हमने उसको देने हैं, जो उसको हक, जिसका वो हकदार है, वो सारे राइट्स उसको हमने देने हैं। और यहाँ पर आपने ये भी बताया आपके प्लेटो ने जस्टिस के अंदर कि अब कौम के ऊपर भी एक ऑब्लिगेशन है कि दे शुड वर्क अकॉर्डिंग टू देयर नेचुरल फिटनेस। को जो बंदा जिस काम के अंदर बेहतर है, अच्छा परफॉर्म कर सकता है, उसको वही काम परसू करना चाहिए। ज़बरदस्ती अपने पैशंस को निगलेक्ट करके कोई ज़बरदस्ती की जॉब नहीं करनी चाहिए। दैट इज़ नॉट द जस्टिस विद हिमसेल्फ, ही इज़ नॉट डूइंग जस्टिस विद हिमसेल्फ। तो ही शुड फॉलो हिज पैशंस एंड परसुएसिव एक्ट्स। देन प्लेटो ने सेंसरशिप टू आर्ट एंड लिटरेचर, उसने कहा जो आर्ट है, लिटरेचर है, उसको मैं टोटल सेंसर करना चाहता हूँ आइडियल स्टेट के अंदर। क्यों? क्योंकि आर्ट एंड लिटरेचर क्या होता है? ये हमें गलत तरफ लेकर जाते हैं, हमारे माइंड को सही रास्ते से भटकाते हैं। इस आर्ट एंड लिटरेचर को सेंसरशिप करने में उसका जो थोड़ी सी आइडियोलॉजी है वो प्योर फिलोसफी वाली है, उसकी मेटाफिजिक्स वाली है। उसको अगर आपने पढ़ना है इन डिटेल तो आप प्लेटो का लेक्चर देख लें, हमारी जो फिलोसफी की प्ले लिस्ट है उसके अंदर वो आपको चैप्टर्स बने मिल जाएंगे, उसमें देख लें कि कब मैं आपको बता रहा हूँ उधर प्लेटो की मेटाफर ऑफ डिवाइडेड लाइंस। जब मेटाफर ऑफ डिवाइडेड लाइंस आएगा उसके अंदर मैंने वो चीज़ें डिस्कस की हैं कि क्यों उसने आर्ट एंड लिटरेचर को जो है वो
किया था, आपका सेंसर किया था। तब अब आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट जो आपकी आइडियल स्टेट है उसका सेलिएंट फीचर क्या है, इज़ द सिस्टम ऑफ कॉमनिज्म, के कॉमनिज्म के ऊपर होना चाहिए, कॉमनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड कॉमनिज्म ऑफ वाइव्स, ये दो कॉमनिज्म आपके, कॉमनिज्म ऑफ फैमिली, कॉमनिज्म ऑफ फैमिली और कॉमनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, ये दो कॉमनिज्म आपको देता है कि सिस्टम ऑफ कॉमनिज्म होना चाहिए आइडियल स्टेट के अंदर, इक्वालिटी होनी चाहिए, कोई हमारे पास अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास अंदर सोसाइटी डिवाइडेड ना हो। उसके बाद इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन, मर्द और औरतें बराबर होंगी एक आइडियल स्टेट के अंदर। एंड प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, कि आपका जो भी 3 क्लासेस है, मतलब हमारी एपेटाइट है, हमारी उसके बाद ब्रेवरी है, उसके बाद हमारी रीज़न है, ये 3 जो हमारे ऑर्गन्स हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गन, इन तीनों ने अपने अपने स्फीयर ऑफ बाउंड्री के अंदर रहते हुए काम करना है और अपने अपने फंक्शंस में स्पेशलाइजेशन हासिल करनी है। मतलब कि आपके प्रोडक्शन क्लास का काम है प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज़ करना। अब वो जैसे भी करें, उनको क्रॉप रोटेशन करनी पड़े, फर्टिलाइज़र बनाने पड़े, पेस्टिसाइड बनाने पड़े, जो कुछ करना पड़े, इरिगेशन करनी पड़े, कैनाल्स बनानी पड़े, वो करें ताकि एक वक्त में एक क्रॉप से मैक्सिमम यील्ड अटेन कर सकें। मिलिट्री का काम है प्रोटेक्शन, इनवर्ड एंड आउटवर्ड, तो उसका काम है अपने आप को घुड़सवारी, तीर अंदाजी, नेज़े के अंदर और हर तरह का जो स्किल है, आपकी एबिलिटी स्किल है, उसके अंदर अपडेट करके रखे। फिलोसफर किंग का काम है कि अपनी रीज़न को मैक्सिमाइज़ करे और इन दोनों इदारों को ये गाइड करे, इम्पोज नहीं करना, गाइड करे कि जनाबे वाला आप अपनी डोमेन में कैसे कैसे मैक्सिमम अटेन परफेक्शन कर सकते हैं। मतलब कौन सी क्रॉप के पास कौन सी क्रॉप को हमने करना है, क्रॉप रोटेशन कैसे करनी है, कौन सी चीज़ें हमने एमिनेशन या वेपनरी के अंदर ईजाद करनी है, ये सारी बातें गाइड कर सकता है आपका फिलोसफर किंग। उसके बाद हमारे पास है जनाबे वाला फंक्शनिंग ऑफ विद इन एलोकेटेड स्फीयर, कि आपकी जो मिलिट्री है वो ये ना बताए आपकी प्रोडक्शन क्लास को क्या है, आपने क्या करना है, आपकी प्रोडक्शन क्लास मिलिट्री को ना बताए क्या करना है। इन दोनों को कोई लिंक नहीं होना चाहिए आपस में, हर कोई अपना अपना वर्किंग जो है परफॉर्म करें। तो ये मेजर 8 से 9 जो है आपके सेलिएंट फीचर हैं आइडियल स्टेट के। और 9 पैराग्राफ अगर आपके बनते हैं तो एक पेज के ऊपर अगर आपको 2 पैराग्राफ आप लिखें, एग्जाम्पल से इसको हाईलाइट करें, 4 साढ़े 4 सफ़े आपके इसके बन गए हैं। एक सफ़े के ऊपर आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन 5.5 सफ़े हो गए। आधे पौने सफ़े के ऊपर आप इसकी बेसिस बनाएं, आप एक छोटा सा ग्राफ बनाएं जिसके ऊपर बताएं कि हमारी ये 3 क्लासेस के अंदर आपका प्लेटो इस चीज़ को जो है डिवाइड करता है हमारे आइडियल स्टेट को। तो आपका 6 साढ़े 6 पेजेस का एक हेल्दी आंसर जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो आपकी जो थ्योरी ऑफ स्टेट है उसको वाइंड अप करने के बाद वी शुड मूव टूवर्ड द थ्योरी ऑफ एजुकेशन। थ्योरी ऑफ एजुकेशन के अंदर क्या कहता है, एक बहुत ही क्लियर स्केच बनाता है हमारा प्लेटो एजुकेशन के बारे में। वो कहता है कि स्टेट ओन्ड एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि क्या है, जब एजुकेशन प्राइवेट है तो वहाँ पर अमीर जो है वो अपने बच्चे को अच्छी तालीम हासिल करवा रहा है, गरीब का बच्चा फिर पीछे रह जाता है। और एक क्लास जो है वो हमारे पास अप्रिशिएटिव होते हुए एक रूलिंग के अंदर आती है जो कि हमारे पुअर क्लास के फंडामेंटल राइट्स को विजुअलाइज नहीं रखती, फोकस में नहीं रखती। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए एजुकेशन देना, और एजुकेशन देने के साथ साथ उनकी गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि एक प्रॉपर हायरार्किकल सिस्टम जो है इनकॉर्पोरेट करे फॉर द बेटर एजुकेशन ऑफ द सोसाइटी। इसके अंदर हमारे जो प्लेटो है वो ही 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं एजुकेशन को, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, उसमें एजुकेशन में क्या करते हैं, वो कहते हैं जी बच्चा जब पैदा होता है तो उसका काम है आप उसको स्कूल में दाखिल करवा दो, 3-4 साल के बच्चे को। 10 साल तक आपने क्या करना है, बच्चे को एथलेटिक्स की तालीम देनी है। मैं ग्राफ आपको दिखा देता हूँ। ये ग्राफ है बच्चों जो आपने बनाना है थ्योरी ऑफ एजुकेशन के अंदर, पेपर के अंदर भी, कि अब यहाँ से इट विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, राइट हेयर, कि सबसे पहले क्या है, आपने 10 साल तक अपने बच्चे को, सब बच्चों को जो गवर्नमेंट के स्कूल में दाखिल होंगे उनको देनी है एथलेटिक्स की तालीम। ठीक है, एथलेटिक्स की तालीम दे दी, मतलब उनको जिम्नास्टिक, रोलिंग और ये थोड़ी कैसी कैसी सिखा दी। उसके बाद 6 साल, 10 साल के वो हो गए, 10 साल तक एथलेटिक्स, 10 से शुरू होकर 6 साल तक यानी 16 साल की उम्र तक आपने क्या देना, उनको म्यूज़िक की एजुकेशन देनी है, फंडामेंटल म्यूज़िक सिखाना है उसको। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 साल तक जो है, 4 साल तक जो है आपने उसको देना है किस चीज़ की, अगेन एथलेटिक्स एंड रिलीजन, थोड़ा सा इन रिलीजन के बारे में बताना है, एथलेटिक्स के बारे में बताना है। और जब वो 20 साल का हो जाए तो उसका होगा पहला टेस्ट। ठीक है, मतलब अब ये जो नीचे एजुकेशन है आपके एथलेटिक्स, म्यूजिक, एथलेटिक्स, रिलीजन की, ये है उसकी प्राइमरी एजुकेशन। और यहाँ पर आया तो उसका होगा पहला टेस्ट। पहला टेस्ट के बाद अगर वो पास करता है टेस्ट तो ही विल कैरी ऑन विद हिज एजुकेशन। अगर वो फेल करता है तो वो क्या बन जाएगा, आपका फर्स्ट क्लास, मतलब कि इकॉनमी यानी कि बिजनेस मैन, प्रोडक्शन, उस तरफ उसको भेज दिया जाएगा कि जाओ प्रोडक्शन करो, आपका आगे तालीम से कोई सरोकार नहीं है। टेस्ट जो पास हो जाएगा, टेस्ट पास होने के बाद उनकी उम्र थी 20 साल। 20 साल के बाद 10 साल तक फिर बच्चों हमने उनको कौन सी तालीम देनी है, डायलैक्टिक्स एंड मिलिट्री की।
डायलैक्टिक्स एंड मिलिट्री की तालीम देनी है। 10 साल तक हम ये तालीम देने के बाद क्या करेंगे, उनको 5 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देंगे। 5 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देने के बाद फिर हम उनका लेंगे दूसरा टेस्ट एट द एज ऑफ 35, फर्स्ट टेस्ट एट द एज ऑफ 20, सेकंड टेस्ट एट द एज ऑफ 35। तो 35 साल की उम्र में हम उनका दूसरा लेंगे। अब ये जो दरमियान वाली एजुकेशन है ये सारी हमारी क्या है, सेकेंडरी एजुकेशन। टेस्ट होगा, टेस्ट में जो फेल हो जाएगा वो हमारी मिलिट्री क्लास बन जाएगा, और जो पास होगा वो अपनी जो एजुकेशन है वो आगे कंटिन्यू करेगा। तो हमारा 35 साल की उम्र में जब दूसरा टेस्ट हुआ तो अगले 15 साल तक दोबारा अब वो लोग जिन्होंने टेस्ट पास किया उनको पढ़ाते रहेंगे। उनको पढ़ाना क्या है, हमने मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी पढ़ानी है अब उनको, और जब वो 50 साल के हो जाएंगे तब उनका दोबारा से हमने टेस्ट लेना है, तीसरा टेस्ट। मतलब कि एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स इज़ द टर्शरी एजुकेशन लेवल, स्टेज ऑफ एजुकेशन। और यहाँ पर 15 साल की प्रैक्टिकल लाइफ के बाद जो है और पढ़ने के बाद 50 साल की उम्र में टेस्ट लिया जाएगा, और इस टेस्ट के अंदर जो पास हो जाएगा वो हमारा बन जाएगा फिलोसोफर किंग हु विल रूल द स्टेट, और जो फेल हो जाएगा वो बन जाएंगे हमारे फिलोसोफर किंग के एडवाइजर्स। तो दिस इज़ द ग्राफ यू आर supposed to draw while writing the theory of education in the paper। तो ये ग्राफ बनाएंगे तो that you will get maximum marks। और थ्योरी, दिस इज़ द थ्योरी ऑफ एजुकेशन, कि बेसिकली थ्योरी ऑफ एजुकेशन के अंदर ही वो कहता है कि हमने क्या करना है, पढ़ा लिखा इतना देना है कि जनाबे वाला हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। इनकी हेडिंग्स भी लिख लें। पहले ये कंट्रोल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का सिस्टम कंट्रोल होगा बाय द गवर्नमेंट। देन मेंटल एंड फिजिकल एजुकेशन दी जाएगी, मैंने इसमें बताया डायलैक्टिक्स है, मटेरियल है, एस्ट्रोनॉमी है, प्लस एथलेटिक्स में। तो मेंटल और फिजिकल दोनों तरह की एजुकेशन जो है वो दी जा रही है आपके लोगों को। क्रिएशन ऑफ आइडियल स्टेट बेस्ड ऑन जस्टिस, अब यहाँ पे जस्टिस की बेस के ऊपर आइडियल स्टेट बनेगी, क्योंकि अब फिलोसोफर किंग देखें वो इतना पढ़ लिख गया है कि उसको हर चीज़ का नॉलेज है, 50 साल बेचारा पढ़ रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि हमने पहले बात की थी वर्च्यू इज़ नॉलेज की, कि जिसके पास नॉलेज होगा वो उतना ज़्यादा वर्च्यू करेगा। तो अब हमारा फिलोसोफर किंग इज़ द वन हु हैज़ द मैक्सिमम नॉलेज। जब मैक्सिमम नॉलेज है तो वो मैक्सिमम वर्च्यू परफॉर्म करेगा, मैक्सिमम वर्च्यू परफॉर्म करेगा तो एक सोसाइटी के अंदर ही विल बी कंसीडर्ड एज द फाउंटेन ऑफ द जस्टिस, और उसी को देखा देखी हर कोई क्या करेगा, इंसाफ करेगा। देन जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं कि आपकी इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर कोई फीमेल और मेल की डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, वो औरतों और मर्द को इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए तालीम हासिल करने की। उसके बाद हम बात करते हैं दैट इज एन आइडियल एंड फिलोसफिकल प्लान है उसकी एजुकेशन का, कि उसने बिल्कुल आइडियलिज्म के ऊपर ये प्लान बनाया है। देन स्ट्रिक्ट सेंसरशिप ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, कहीं हमने देखा कि उसने आर्ट या लिटरेचर को जो है अप्रिशिएट किया हो। फिर उसने जनाबे वाला फुल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी होती है उसके थ्योरी ऑफ एजुकेशन के ज़रिए। चेंज करना है आपने करिकुलम अकॉर्डिंग टू द टाइम, कॉन्टीन्यूस फॉर होल लाइफ, पूरी ज़िंदगी तक ये कंटिन्यू रहता है। स्ट्रेस ऑन जिम एंड म्यूज़िक, और उसमें स्पेशल फोकस रखा है कि आपने फिजिकल और मेंटल फिटनेस के ऊपर फोकस करना है। तो ये सीधा पॉइंट है आपकी थ्योरी ऑफ एजुकेशन के। उसके बाद हमारी छोटी छोटी दो थ्योरीज हैं जो कभी नहीं आती पेपर में, बहुत कम है उनका आना, थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। उनको सुन लें एक दफ़ा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि अब जब हमने बात की, हमने क्लासेस बना दी 3 हमारी सोसाइटी के अंदर, हमने उसके बाद बात कर ली किस चीज़ के ऊपर, कि हमारे जनाबे वाला थ्योरी ऑफ एजुकेशन के ऊपर, और हमारी कैसे जो क्लास है वो पढ़ के आगे आ रही हैं। अब यहाँ पे हमने बात की थी शुरू के अंदर, जब बेस मैंने आपको बताई थी कि व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ फिलॉसफी। बेसिस ऑफ फिलॉसफी के अंदर हम बच्चों बात करते हैं वर्च्यू इज़ नॉलेज की। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दें कि मैक्सिमम नॉलेज इज़ अटेन्ड बाय द फिलोसोफर किंग। जब फिलोसोफर किंग मैक्सिमम नॉलेज अटेन कर लेता है तो देन ही हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव द वर्च्यू। जस्टिस की जब हम बात करते हैं तो प्लेटो ये कहता है कि कोई जुडिशल डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए आपकी स्टेट के अंदर, जुडिशल डिपार्टमेंट ना हो, क्योंकि आपका काम है कि लोगों के मोरल वैल्यूज़ इतने हाईलाइट कर दो, इतने परफेक्ट कर दो कि वो किसी की हक तलफी, किसी का राइट वायलेट करने का सोचे ही ना। मतलब कि हमने फ़िलासफ़र किंग के ज़रिए से जब उसको मैक्सिमम तालीम दे दी, फ़िलासफ़र किंग अब अच्छी हरकतें करेगा, वो किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं करेगा। जब आपका किंग, आपका रूलर, आपका लीडर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं करेगा तो आपकी सोसाइटी में से भी कोई किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं करेगा। हर किसी को पता होगा कि मैंने ना किसी को कत्ल करना है, ना किसी से चोरी करनी है, ना किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा करना है, ना किसी का रेप करना है। जब वो ये काम नहीं करेगा तो जुडिशरी की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी जुडिशल जस्टिस जो है दैट इज़ एक्सपेल्ड फ्रॉम द दैट इज़ द सोर्स, मेजर सोर्स ऑफ योर जस्टिस इज़ योर फिलोसोफर की। हेडिंग्स लिख लें फिर भी बच्चों। तो सबसे पहले जो हेडिंग है वो प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस है, कि आपका नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए। आपकी तीनों जो हमारी क्लासेस थी सोसाइटी की उनका आपस में प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, हर इदारा जो है वो अपने अपने काम करे, कोई इदारा दूसरे के काम में मुदाखलत
ना करें। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ म्यूचुअली कोऑपरेट करें। जस्टिस जो है वो भी ऑर्गेनिक हॉल है, जिस तरह हमने स्टेट को बताया, इस तरह एक जस्टिस आपका तब प्रिवेल होगा जब आपके डिफरेंट ऑर्गन्स जो है कोहेरेंस के अंदर एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड रहेंगे और काम करते रहेंगे। एक्सटर्नल है और नॉन कन्वेंशनल है, मतलब कि जस्टिस जो है यू आर नॉट फार्मुलेटिंग इट बाय योर सेल्फ। जस्टिस की जो कॉन्सेप्ट है वो हमें एक्सटर्नल आया है, खुदा की तरफ से ही है कि उसने भी हमें क्या किया है, इक्वल पैदा किया है, ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल। तो यहीं पे हमारा जो जस्टिस का जो आइडिया है वो दैट इज़ नॉट मैन मेड, दैट इज़ समथिंग एक्सटर्नल गिवन टू अस बाय सम सुपर नेचुरल पावर। और उसके बाद जो यूनिवर्सल जस्टिस है वो जनाबे वाला प्रिवेल करना चाहिए, कोई लीगल सिस्टम नहीं होना चाहिए आपका सोसाइटी के अंदर। नॉर्मल जो हमारा जस्टिस सिस्टम है उसको स्प्रेड करना है हमने विद इन द सोसाइटी। उसके बाद हमारी जो थ्योरी है दैट इज़ अ थ्योरी ऑफ कॉमनिज्म। थ्योरी ऑफ कॉमनिज्म के अंदर वो बात करता है कि हमारी जो दो अपर क्लासेस हैं, मतलब कि मिलिट्री और आपकी फिलोसोफर किंग, दे डू नॉट हैव द राइट टू हैव प्रॉपर्टी एंड वाइफ। दे कैन नॉट फैमिली, वो फैमिली नहीं रह सकते, मतलब शादी करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ना ही उनकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। क्यों? क्योंकि जब जब आप फिलोसोफर किंग और मिलिट्री को प्राइवेट प्रॉपर्टी देंगे तो उनके अंदर एक हिर्स पैदा शुरू हो जाएगा, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना शुरू कर देंगे। उनके जब बीवी बच्चे होंगे, फैमिली होगी, वो उनके राइट्स को सिक्योर करना शुरू कर देंगे, उनको पावर में लाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आपका पूरा जो निज़ाम है स्टेट का वो धर्म भरम हो सकता है। तो आपके स्टेट के फ़िलासफ़र ने और जनाबे वाला आपके जो मिलिट्री क्लास है, इन्होंने कोई शादी नहीं करनी, कोई फैमिली नहीं रखनी, और इन्होंने जनाबे वाला किसी किस्म का कोई जो है वो प्रॉपर्टी नहीं रखनी। एक ओवरऑल हम बनाकर देंगे आपको पैलेस, जिसके अंदर आपकी मिलिट्री क्लास रहेगी और आपके फिलोसफर किंग रहेंगे, वो वहीं पर रहेंगे ना, उठना बिछना सोना बिछोना सब कुछ उनका वही है, कोई उनको प्राइवेट घर नहीं दिया जाएगा। अब एक सवाल यहाँ पे उठता है कि अगर ये काम है तो फिर आपकी शादी और प्रॉपर्टी का हक किसका, वो सिर्फ एक ही क्लास को है। तो फिर यहाँ से सवाल उठता है कि असल में जो ये बात की गई ग्रीक्स, क्योंकि वो देवर नॉट दैट मच रिलीजियस एज वी आर, तो वहाँ पर बात की गई कि आपका जो फिलोसोफर किंग है, मिलिट्री है, दे कैन हैव सेक्स विद एनी वुमन इन द सोसाइटी, दैट इज़ नॉट द वुमन वाइफ ऑफ एनी अदर पर्सन। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपकी स्टेट को आप वो मैरिज शादी नहीं कर सकेगा, अफेयर रख सकता है, शादी नहीं करेगा। आपका जो प्लेटो है, उनका फिलोसोफर किंग और मिलिट्री क्लास है, दे कैन हैव अफेयर, दे कैन हैव सेक्स, दे कैन हैव चाइल्ड। लेकिन आपके फिलोसोफर किंग और मिलिट्री को नहीं पता होगा कि हमारा चाइल्ड कौन है। मतलब अगर एक वुमन प्रेग्नेंट भी होगी है और उससे जो है दे हैव ऑफस्प्रिंग फ्रॉम दैट वुमन, तो वहाँ पर जो है उस वुमन को ये नहीं बताया जाएगा, उस फिलोसोफर किंग को या आपकी मिलिट्री क्लास को, कि ये आपका बच्चा है, दैट वुड बी द चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट। वो उसी तरह सोसाइटी के अंदर पलते रहेंगे, एजुकेशन के अंदर जाते रहेंगे और अपने जो स्किल्स हैं उसके ऊपर या तो मिलिट्री क्लास या इकॉनमी क्लास या फिलोसोफर क्लास के अंदर शामिल होते रहेंगे। तो ऑफिशियली फिलोसोफर किंग और आपकी मिलिट्री क्लास को शादी करने का हक हासिल नहीं है। ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस इज़ इट बाय द प्लेटो। ये हमारी मेजर फिलोसफीज़ हैं प्लेटो की, और आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक के पेपर जब आए तो उसमें आप बहुत ही अच्छा लिखें, क्योंकि इसके अलावा और कोई बात रह नहीं गई जो कि मैं अनफोल्ड कर सकूं। हाँ, अगर किसी ने पढ़ना है इन सबको तो एक बुक मैं रिकमेंड करता हूँ जो कि है सेजेस ऑफ द एजेस बाय असलम चौधरी, उसको लें, उसको पढ़ें, उसमें से कोई चीज़ समझना है, आई एम देयर फॉर यू गाइज़। और अगर कोई इसमें से पूछना हो, कोई नोट्स लेने हो प्लेटो के, तो आई एम ऑल्सो देयर फॉर यू गाइज़। यू कैन इनबॉक्स मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम वेयर आई एम have a channel regarding Adventure with Fraz, EDVENTURE, Adventure with Fraz. You can inbox me on WhatsApp, you can inbox me on Facebook. I am on Facebook at Adventure with Fraz, or you can also contact me on YouTube. तो जैसे भी आपको फिजिबल लगे, you can contact me. I can give you notes, I can give you detail of any topic if you want. कि अगर आपको कोई confusion हो रही हो इन सब concepts के अंदर, हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। Till then, take care, Allah Hafiz. This is all for today. And I was Fraz Ahmed from NS Competitive Hub. Allah Hafiz बच्चों।